हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं थॉमसन के मॉडल के बारे में, और हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था इससे पीछे थोड़ा सा बेसिक हम समरी आपको बता देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था बहुत ही बड़ा सा डायग्राम ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब का। उसमें पढ़ा था हम लोग ने कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होते हैं, क्योंकि हमारे जॉन डाल्टन ने क्या बताया था, जॉन डाल्टन ने बताया था कि हमारे पास एटम जो होता है वो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसके अलावा और इनडिविजिबल होता है, वो टूट नहीं सकता। लेकिन बाद में जे थॉमसन ने उनके मॉडल को गलत साबित कर दिया था। कैसे? क्योंकि उन्होंने ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की भी खोज कर दी थी, एटम के अंदर था। और जॉन डाल्टन क्या कहते कि एटम जितना छोटा तोड़ना था टूट चुका, अब एटम और नहीं डिविजिबल हो सकता। लेकिन जॉन थॉमसन ने जे थॉमसन ने क्या करा, एटम को भी इनडिविजिबल करके डिविजिबल करके दिखाया। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहले आप देखेंगे आज उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम जो है हमारा वो क्या है। भैया स्ट्रक्चर ऑफ द एटम किसने दिया था? ठीक है, तो देखिए पहली हेडिंग पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ के बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो लिखा है बेटा, मैंने उसको पूरा नहीं लिखा है, उसको शॉर्ट में लिखा है। आप अपनी एनसीईआरटी से पूरा उसको नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए पहली हेडिंग है द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम का स्ट्रक्चर। भैया एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, एटम जो होता है दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विच सजेस्टेड दैट द एटम वॉज इनडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल है, but the discovery of the two fundamental particles, electron and proton, inside the atom led to the failure of this aspect of Dalton atomic theory। हमने पूरा नहीं लिखा है, यहां से हम डैश डैश कर दे रहे हैं, इसके आगे भी है। ठीक है, और ये है बेटा दो वर्ड है, कहा गया इनडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, पढ़ लिएगा, पढ़ने में नहीं आ रहा हमें। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि हमारे पास जो एटम है उसको और तोड़ नहीं सकते। कहा गया तोड़ नहीं सकते। इंडिविजिबल कहिए या ये वर्ड कहिए, ठीक है, डिस्ट्रक्टेबल कहिए, ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है। हम कहने लगे, जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम वो होता है जिसको एटम को हम तोड़ नहीं सकते, बस एटम जितना छोटा होना था, जितना टूटना था हो गया। लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल। दो फंडामेंटल पार्टिकल में मिल गए थे। कौन कौन से मिल गए थे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गए थे। कहा? इनसाइड द एटम, एटम के अंदर मिल गए थे। एटम के अंदर हमें क्या मिले थे? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मिल गए थे। और ये किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया था, जिस कारण जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई थी। तो ये एक छोटा सा एक आप देखेंगे, एक पैराग्राफ में लिखा है जो हमने कल बताया था, उसी की चीज को हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन में हमने बता दिया। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अच्छा भैया, तो ये बताइए कि हमारे अगर जॉन डाल्टन को फेल कर दिया जे थॉमसन ने, तो जे थॉमसन ने क्या कहा फिर? उनका भी तो कुछ होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि जॉन डाल्टन का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा तो उसमें कुछ हमें कमियां नजर आई। जो कमी नजर आई, अब हम देखेंगे कि जो अगर कमी जिसने निकाली है जे थॉमसन ने, तो अब उनका मॉडल देखते हैं वो कौन सा है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ये तो समझ गए ना, यहां से मैंने डैश कर दिया है, यहां से बेटा बुक से अपनी छाप लेना पूरा। ठीक है, सेम वही है, उसमें यही लिखा है कि इनका मॉडल फेल हो गया है, अब नहीं चल पाया, जे थॉमसन ने कर दिया था, जो मैंने अभी बताया वो सारी चीजें लिखी हैं। तो भैया इन्होंने अगर फेल कर दिया था जे थॉमसन ने, तो इन्होंने अपने मॉडल में एटम में ऐसे क्या दे दिया जो ये चीज फेल हो गए थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिए थे। तो देखते हैं क्या है। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम to be similar to that of a Christmas pudding, the electron in a sphere of a positive charge in a spherical। यहां से भी हमने डैश डैश कर दिया है, यहां से भी आगे लिख लेगा। ये क्या कह रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। ये कहने लगे हमने क्या कहा है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल देखिएगा बेटा, ये एटॉमिक मॉडल होता है। ठीक है, इनका ये एटॉमिक मॉडल होता है, जे थॉमसन ने एटम का मॉडल बनाया। उन्होंने पहले हम डायग्राम दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक निगेटिव 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 निगेटिव। ठीक है, ये निगेटिव, ये जो निगेटिव वाले हैं इन्होंने कहा है ये हमारे निगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन है, और जो इसके पीछे जो फैले हुए होंगे, यानी कि इसकी पीछे की जो प्लेट होगी पूरी, कहने का मतलब ऐसा समझिए ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर बने हुए हैं। मान लीजिए हमारा हाथ है ऐसे, ये हमारा हाथ है, यहाँ पे एक चौक यहाँ पे, एक चौक यहाँ पे, लेकिन जो हमारा हाथ है पूरा जो बना हुआ है वो पूरा पॉजिटिव पार्ट से बना है। तो यही हमने कहा, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव निगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन है, और पीछे का जो बैकग्राउंड है, अंदर का जो सरफेस है वो पॉजिटिव स्फीयर है, पूरा फैला हुआ है।
और निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के ऊपर एम्बेडेड है, लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ये यही कह रहे हैं कि थॉमसन मॉडल ने क्या कहा था कि जो एटम है हमारा वो एकदम क्रिसमस पुडिंग की तरह लगता है। पुडिंग का मतलब जानते हैं क्या कहते हैं? पुडिंग का मतलब होता है एक स्वीट होता है, स्वीट यानी कि एक खाने के बाद जो हम लोग स्वीट खाते नहीं है, पुडिंग, खीर कह दिए, ठीक है, खीर कह दिए, केक कह दिए, जो भी आपको खाना है। तो इन्होंने कहा यहाँ पे क्रिसमस पुडिंग की तरह है। क्रिसमस ट्री देखा है आपने? क्रिसमस ट्री में क्या होता है? ट्री होता है, ठीक है, क्रिसमस ट्री होता है। अब ट्री जो है हमारा यहाँ पे बेटा, जो हमारा ये ट्री है, ठीक है, जो हमारा ये ट्री है, ये तो पॉजिटिव पार्ट है, लेकिन उसके ऊपर जो स्टार वगैरह सजाते हैं आप, ठीक है, बॉल्स वगैरह सजाते हैं, तो वो हो गया हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे यहाँ पे बताया था वैसे ये बताया। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया किसका? क्रिसमस ट्री का, कि क्रिसमस ट्री है हमारा, तो पूरा क्रिसमस ट्री है, जो पूरा क्रिसमस ट्री है तो वो पॉजिटिव पार्ट होगा। अब उसके आप चांद, सितारे, तारे कुछ भी सजाओगे उस ट्री को, तो उसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन कहला जाएंगे, इसीलिए क्रिसमस पुडिंग का है। कुछ लोग इसको एक और नाम से कहते हैं, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग कहते हैं। प्लम पुडिंग जानते हैं किसे कहते हैं? देखिए इसको एक और भी एग्जाम्पल से बताते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं प्लम, PLUM, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग क्या होता है? प्लम पुडिंग का मतलब होता है, देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए पूरी, जैसे कि खीर, जैसे कि मान ली खीर है, कोई भी स्वीट टेस्ट जो होता है, पुडिंग का मतलब ही होता है कोई स्वीट टेस्ट जो खाने के बाद हम खाते हैं, स्वीट। तो खीर जैसे होती है, खीर में पूरा व्हाइट पोर्शन जो होता है वो क्या होता है? वो पूरा पॉजिटिव पार्ट होता है। अब उसके ऊपर जो काजू, किशमिश, बादाम डालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन हुए हमारे। तो यही बताना था इसमें, ठीक है। देखिए क्रिसमस पुडिंग हो गया, ठीक है, प्लम पुडिंग हो गया, और इसको वाटरमेलन से भी कहते हैं, तरबूज, ठीक है। तरबूज में क्या होता है? तरबूज का पूरा लाल वाला पार्ट जो होता है, तरबूज का पूरा जो लाल वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव पार्ट है। अब तरबूज के अंदर जो घुसे हुए बीज है उसको इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। आप कोई भी स्वीट को किसी भी तरीके से आप एग्जाम्पल बना सकते हो अपने हिसाब से भी। आप लड्डू ले लो, आप लड्डू ले लो, कोई भी बर्फी ले लो, उसके ऊपर कुछ सजा दो। आप केक ले लो, केक के ऊपर आप सर्व कर दो कुछ, उसके ऊपर कुछ अच्छी सी चॉकलेट वगैरह या पिस्ता, बादाम, काजू लगा दो, तो जो चॉकलेट का पूरा पार्ट है हमारा तो वो पॉजिटिव पार्ट है। अब उसके ऊपर जो काजू बादाम लगाओगे वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जे थॉमसन ने अपना मॉडल ऐसे दिया था कि वाटरमेलन का एग्जाम्पल दिया, क्रिसमस पुडिंग का एग्जाम्पल दिया, प्लम पुडिंग का दिया, ये सारे एग्जाम्पल दिए। द इलेक्ट्रॉन इन ए स्फीयर पॉजिटिव चार्ज, जो पूरा हमारे इलेक्ट्रॉन है इस स्फीयर में, ठीक है, इस पूरे स्फीयर में, गोले में, वो कैसा है हमारे पास? वो पॉजिटिव चार्ज है। जो अंदर फैला है ये व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन, पीछे का बैकग्राउंड, ये सब के सब हमारे क्या है? पॉजिटिव पार्ट। और उसके ऊपर जो घुसे हुए हैं, एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब ही होता है बेटा किसी के ऊपर कोई चीज होना, घुसी होना किसी के अंदर, एम्बेडेड। तो ऊपर ऊपर वाली चीजें हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो जे थॉमसन ने ये बताया था। और हमारे पास इनके कुछ हमारे ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है? जो चीज यहाँ पे मैंने बताई है वही चीज लिखी हुई है। तो देखिए, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। जो एक एटम होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। भैया ये एटम है, थॉमसन का तो मॉडल है, इस एटम के अंदर 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 क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हुआ, जो पूरा स्फीयर है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गड़े हुए हैं। एम्बेडेड का मतलब घुसे हुए हैं, धसे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऊपर है। ये एक मॉडल हो गया हमारा, मतलब एक पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे बताया वो लिख के बता दिया उन्होंने। द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा, जो यहाँ आया पॉजिटिव होगा और उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, वो कैसा होगा? वो इक्वली होगा मैग्नीट्यूड में, अभी हम बता रहे। सो द एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर इन्होंने एक और बात कही, तो क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव अगर आपस में ऐसा समझिए कि पॉजिटिव निगेटिव आपस में अगर आपस में न्यूट्रलाइज हो जाए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने का मतलब वो चीज हमारी न्यूट्रल हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये हुआ। तो यहां से धीमे धीमे क्या हुआ? तो ये चीज को देखते हुए तो लोगों ने कहा कि एटम आप जो कह रहे हो ये सक्सेसफुल थ्योरी थी, ठीक है। लेकिन धीमे धीमे जब साइंटिस्ट और रिसर्च करने लगे तो बाद में उनको एक चीज और पता करने लगी। क्या पता लगा उनको? उन्होंने ये कहा कि आपका मॉडल भाई साहब सही है, बहुत देर आपका जो मॉडल है सही है, काफी हद तक के चला, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आने लगी थी। देखिए इन्होंने किस पे उंगली उठाई? जॉन डाल्टन पे। जॉन डाल्टन का मॉडल फेल किया, फिर अपना मॉडल बताया।
अपना मॉडल बताया तो लोग सेटिस्फाइड हुए, लेकिन धीमे 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 एक्सपेरिमेंट होता रहा, इसमें कुछ दिक्कतें आने लगी। अगर आप देखेंगे इसके बाद एक छोटा सा और भी पोर्शन लिखा हुआ है वहां पे एनसीईआरटी में, ठीक है। तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि जैसे ही एक्सपेरिमेंट होने लगा तो होते होते वहां पे साइंटिस्ट ने देखा कि जो इनका पॉजिटिव वाला पार्ट है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन को कितना होल्ड किया रहेगा। पहली बात तो वो होल्ड किया भी रहेगा या नहीं किया रहेगा, वो होल्ड ही क्यों किया रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो अंदर का जो पॉजिटिव पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट वाला जो होता है बहुत ही छोटी जगह होती है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। अभी आएगा न्यूक्लियस के बारे में भी आएगा, ठीक है। तो वो इतना होल्ड किया भी रहेगा नहीं रहेगा, तो इस चीज को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए सही से कि पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है हमारे एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ये सब तो बता दिया इन्होंने, लेकिन हमारे पास ये नहीं बता पा रहे थे कि क्या हमारा पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा या नहीं रखेगा। तो इस चीज में गड़बड़ी आने लगी आगे जब एक्सपेरिमेंट हुआ थॉमसन मॉडल में। तो इसके बाद ये भी बेचारे फेल हो गए। इनको फेल करने के लिए कौन आया, अब देखिएगा इनको फेल करने के लिए कौन आया, पहले नोट करिए इसको। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो आया है जे थॉमसन का जो मॉडल फेल हो चुका था, अब उसको सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए क्या आ गए, रुदरफोर्ड का मॉडल आ गया। रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। हमने क्यों बताया था अभी आपको, अभी बताया था कि जे थॉमसन ने, जो जे थॉमसन थे उन्होंने डाल्टन को गलत कहा, फिर जे थॉमसन भी गलत हो गए थे क्योंकि वो एटम्स दिखा थे, वो इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव चार्ज था एटम के अंदर, ये तो निकाल लिया। लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अंदर का एटम जो होगा हमारा, जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया रहेगा या नहीं किया रहेगा, अगर किया रहेगा तो क्यों किया रहेगा, क्या वाकई में इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे, इलेक्ट्रॉन्स के पीछे जितने भी जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है उसके अंदर हमारा सिर्फ पॉजिटिव ही होगा या नहीं होगा। तो इस चीज को धीमे 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 दिक्कतें आने लगी थी। तो रुदरफोर्ड ने सोचा कि कुछ ना कोई गलती है, तो देखिए रुदरफोर्ड मॉडल बनाया। तो रुदरफोर्ड मॉडल में क्या बताते हैं, रुदरफोर्ड मॉडल को बेटा हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम को सोलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, सोलर सिस्टम एटम के नाम से भी जानते हैं, सोलर सिस्टम मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे क्यों कह रहे हैं। रुदरफोर्ड के बारे में पहले सुनिए, रुदरफोर्ड कौन थे। रुदरफोर्ड ने जिसने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। क्या की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने के बाद कैसे की थी इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी, अल्फा पार्टिकल के जरिए से की थी। अल्फा पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल को कोई एक सोर्स से फेंका इन्होंने, अभी बताएंगे, एक सोर्स से फेंका, फेंकने के बाद उसमें अल्फा पार्टिकल बिखर गए, बिखरने के बाद कुछ हमें वहां पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, उससे पता लगा वहां पे हमारे पास क्या है, वो न्यूक्लियस प्रेजेंट। अभी बताएंगे, अभी हाइपर मत हुए, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, जैसे ही डिस्कवरी न्यूक्लियस की कर दी तो वहां पे बहुत साइंटिस्ट में बहुत ज्यादा एकदम कहेंगे हड़कंप मच गई, समझिए। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी होते हुए यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको रुदरफोर्ड में कि रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे की, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल के जरिए से। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि फैल जाना, अल्फा पार्टिकल को फैला के किसी चीज पे मारेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या है, ठीक है, ये बात करी। अब ये सर अल्फा पार्टिकल के बारे में पहले जानते हैं, रुदरफोर्ड, पहले रुदरफोर्ड के बारे में जानते हैं। रुदरफोर्ड कौन थे, रुदरफोर्ड जो थे बेटा, इनका नाम पूरा नाम था अर्नेस्ट, EARNEST, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड था। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड जो थे बेटा बहुत बड़े ही हमारे क्या थे, जो रेडियो एक्टिविटी जो वर्क होता है फिजिक्स में, रेडिएशन वगैरह, उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। इसको हम लोग पता है क्या है, रुदरफोर्ड जो थे इनको हम लोग फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जानते थे। किसके नाम से जानते थे, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में ज्यादा वर्क करते थे और इनको बहुत ही मजा आता था कि रेडिएशन वगैरह जो होते हैं, रेडियो एक्टिव वगैरह जो पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा, उसमें काम करने में ज्यादा मजा आता था इनको। और इनको इसी फील्ड में अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड करने पे, फैलाने पर, मारने पर, अल्फा पार्टिकल किसी एक फील्ड में, हम अभी बताएंगे डायग्राम में, इन्होंने अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड किया, उससे डिस्कवरी की हमारी न्यूक्लियस की। तो इसके जरिए से इनको यहाँ पर एक नोबेल प्राइज भी मिला था। ये वैसे देखेंगे तो आप अपने एनसीईआरटी में लिखा होगा कि ये स्प्रिंग ग्रूव के रहने वाले थे, इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टेड थे, किसमें इंटरेस्टेड थे, ये बहुत ही इंटरेस्टेड थे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे एटम के अंदर नाचते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात हमने यहाँ पे कही है नहीं ने, ठीक है। रुदरफोर्ड ने कहा कि एटम में इलेक्ट्रॉन नाचते हैं, लेकिन जे थॉमसन ने क्या कहा था, जे थॉमसन ने कहा था जो हमारा एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इम्बीडेड है, धसे हुए हैं,
सिर्फ एक ही जगह पे। लेकिन रुदरफोर्ड ने इस चीज को करेक्ट किया, जो आज के जमाने में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन नाचते हैं, ना कि एक जगह पे रहते हैं। इसी चीज को बता के इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी। अभी बताएंगे कैसे, कि अल्फा पार्टिकल से कैसे आया। फिर इन्होंने क्या करा कि जे थॉमसन को करेक्ट करने के लिए, जे थॉमसन ने जो गलती करी थी उसको करेक्ट करने के लिए एनालिसिस करने लगे, स्टडी करने लगे। ढेर सारी इन्होंने स्टडी करी। तो स्टडी करने के बाद इनको एक अल्फा पार्टिकल मिला। क्या मिला? अल्फा पार्टिकल। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, रुदरफोर्ड डिजाइन एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग, पहले इधर नीचे ना देखिएगा, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉइल। तो इन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल के जरिए से कोई एक इक्विपमेंट में, अपरेटस में कहीं अल्फा पार्टिकल को लड़ाया भिड़ाया, उससे डिस्कवरी की इन्होंने न्यूक्लियस की। अब देखिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है। देखिए अल्फा पार्टिकल जो होता है बेटा, उसका जो चार्ज होता है हमारा वो +2 का होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। और उसका मास जो होता है वो 4U होता है। यू तो समझ गए होंगे ना, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिट कह दो या यूनिफाइड मास कह दो। ये एक्चुअली मास होता है हमारा प्रोटॉन का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं। इतना तो मालूम ही होगा ना, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है? ऊपर होता है 2, नीचे होता है 4। ऊपर 2 नीचे 4 होता है, ठीक है। ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल कहाँ यूज करते हैं? रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी वर्क में इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स वगैरह में। ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये फिजिक्स के ही टीचर हैं, लेकिन इनको इस चीज में जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि कैसे एटम में इलेक्ट्रॉन नाच रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल आपने देख लिया, अल्फा पार्टिकल है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ये क्या है, पूरा डायग्राम है। आप अपनी पीछे वाली बुक में एनसीईआरटी में पीछे पेज टर्न करके देखिएगा तो वहां पे ये डायग्राम बना है। ये डायग्राम में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने एक सोर्स लिया। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, ये क्या है, हमारे पास बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर रखे हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? जिसके ऊपर 2 चार्ज होता है, मास होता है इसका 4U होता है। क्या होता है? 4U होता है, ठीक है, 4U होता है। ये जो बॉक्स रखा है, ये जो बॉक्स होता है बेटा, आप अगर देखेंगे तो ज्यादातर बुक्स में लेड बॉक्स दिखाता है। ये जो बॉक्स होता है ये बना होता है लेड, LEAD। मैं कहाँ लिख दूं इसको? LEAD। ये लेड बॉक्स होता है, ठीक है। इस लेड बॉक्स से कुछ अल्फा पार्टिकल निकाले जाते हैं, ठीक है। और किसके ऊपर मारे जाएंगे? गोल्ड फॉयल के ऊपर। देखिए किसके ऊपर? गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल क्या थी? देखिए अल्फा पार्टिकल क्या था? अल्फा पार्टिकल को निकाल के गोल्ड फॉयल पे मारना था। इनका सिर्फ इतना एक्सपेरिमेंट था। गोल्ड फॉयल क्या है बेटा? गोल्ड फॉयल का मतलब होता है, फॉयल का मतलब एक पतली सी एक, इसको बोलते हैं स्ट्रिप बोलते हैं। स्ट्रिप क्या कह दिए? एक पतली सी एक कागज के टाइप की पतली सी होती है, ठीक है, गोल्ड की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। आपने वरक देखा है? वरक टाइप का होता है, लेकिन वो वरक नहीं होता, वो एक पूरी एक क्या होती है, फॉइल होती है, ठीक है। जैसे आप देख लिए, आप टिफिन वगैरह लेके जाते हो तो खाना पैक करने के लिए जो फॉइल नहीं चढ़ाते हैं, देखा होगा, जो टॉर्च वगैरह में भी लगती है, ठीक है, देखा होगा शायद आपने। तो वो फॉइल है। वो फॉइल जो थी, इन्होंने क्या लिया? इन्होंने वो फॉइल को लिया जो बहुत ही पतली फॉइल हो। गोल्ड की फॉइल कौन सी ली? थिन यानी कि पतली, थिक माने मोटा, थिन माने पतली। तो गोल्ड की वो वाली फॉइल ली जो बहुत ज्यादा पतली हो, और उस पे अल्फा पार्टिकल मारना है, ये एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने डिस्कवरी कैसे करी, तो देखिए पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर ये समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बताए। ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल। इन्होंने सबसे पहले सेलेक्ट करी गोल्ड फॉइल को, पतली सी एक गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल को। बिकॉज ही वॉन्टेड एज थिन लेयर एज पॉसिबल, द गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम थिक। क्योंकि ये गोल्ड फॉइल को इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि वो पतली फॉइल हो, और पतली फॉइल को अल्फा पार्टिकल घुस के बाहर निकल सकते हैं। ज्यादा मोटी लेते तो मोटी लेने पे यहाँ पे फॉइल ना घुस पाती, पेनिट्रेट करके ना निकल पाती। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो पेनिट्रेट करके निकलेंगे किसमें? गोल्ड की अगर थिन यानी कि पतली फॉइल होगी। इसीलिए इन्होंने सिलेक्टेड किया गोल्ड फॉइल, बिकॉज ही वांटेड एज अ थिन लेयर, पतली लेयर की थी, एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके। द गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम थिक। जो गोल्ड फॉइल थी यानी कि जो हमारी फॉइल थी, गोल्ड की जो फॉइल की पन्नी थी, वो लगभग इतनी मोटी थी, 1000 एटम से ज्यादा लेकिन मोटी थी। वो जो एटम्स होते हैं, छोटे छोटे एटम, उससे लेकिन ज्यादा मोटी थी, ठीक है, एटम से ज्यादा मोटी थी, ठीक है। चलिए
दूसरा क्या है, दूसरा लिखा है अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयंस since they have a mass of 4u atomic mass unit, the fast moving alpha particle have a considerable amount of energy। ये कह रहे हैं जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल अभी हम जो लेंगे उसके पास डबल चार्ज होना चाहिए जैसे हीलियम में होता है। भैया हीलियम में कैसा होता है, भैया हीलियम का जो हमारा होता है, हीलियम जो होता है हमारा नोबल गैसेस होता है और उसका भी चार्ज होता है जैसे अल्फा पार्टिकल का होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका भी मास नंबर 4 होता है। डबली चार्ज होता है, डबली का मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल हीलियम को देखेंगे तो हीलियम हमारे पास अगर एक एटम में है तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर की तरफ होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप हीलियम का मास देखेंगे तो डबली है, किसकी तरह है, अल्फा पार्टिकल की तरह। और अल्फा पार्टिकल भी कुछ ना कुछ हीलियम की तरह है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 2, इसमें भी 2। इसमें जैसे कि देखेंगे हीलियम, हीलियम के अंदर होता है एटम, ठीक है, हीलियम एटम है हमारा, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस तो पता ही चल गया होगा, न्यूक्लियस में होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और बाहर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दे तो 2 इलेक्ट्रॉन को हटाने पे 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। वैसे ही 4 इसका भी 4 इसका भी। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा है अल्फा पार्टिकल है डबली चार्ज हीलियम आइंस, हीलियम आइंस की तरह डबली चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, इसका मास, इसका भी मास इसमें 4 है, इसका भी हीलियम का भी मास कितना है, 4 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए और भी क्या कहा, फिर इन्होंने कहा है इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स, ठीक है, सिंस अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन ही डिड नॉट एक्सेप्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में सारे पॉइंट लिखे हैं, इसको समझाने के लिए हम इधर समझाते हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट को लास्ट वाले हम इधर समझाएंगे। चलिए इधर ही समझा देते हैं। ये कह रहे हैं हमने इट वॉज एक्सपेक्ट दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड, इन्हीं ने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो अल्फा पार्टिकल, इधर ही समझाते हैं ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये डायग्राम देखिए, अब ये हमारे पास छोटे छोटे बॉक्स हैं और ये बॉक्स किसका सोर्स है जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। अब ये बॉक्स कौन सा है, लेड का है। सर लेड का एक बॉक्स क्यों लिया, बेटा लेड की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, जिस वजह से अल्फा पार्टिकल आसानी से, या अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल, इस जो लेड को, इसको जो बॉक्स को हमने लेड कहा है वो इसलिए कहा है क्योंकि इस लेड में क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, अल्फा हो चाहे बीटा हो, ये दोनों फॉइल को पेनिट्रेट करके, घुस करके नहीं निकल पाएंगे, घुस करके नहीं निकल पाएंगे, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, ये याद रखना। इसलिए यहाँ पे लेड का बॉक्स लेते हैं, कभी कभी देखिएगा कुछ बुक्स में ऐसा ही लिखा होगा, लेकिन आप समझ जाइएगा ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स होता है जहां से अल्फा पार्टिकल को हमें गुजारना है, निकालना है, जिसके ऊपर मारना है, ठीक है। अब हमने क्या करा, देखिए यहाँ पे 3 एटम बना है, एटम के अंदर पॉजिटिव 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 चार्ज है। अब देखिए स्कैटरिंग का दे रहे, अल्फा पार्टिकल को स्कैटरिंग करना है। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि अल्फा पार्टिकल को किसी एक सोर्स से गुजारो और वो फैल जाए। तो देखिए यहां से अल्फा पार्टिकल जैसे ही गुजारा इस एटम में से, तो इस एटम में सुनिएगा, अब थोड़ी सी कहानी सुनिएगा। देखिए एटम के बीच में जगह है खाली, ठीक है, एटम के बीच में जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है उसके अगल बगल क्या है, जगह खाली है। तो ज्यादातर हमारी जो अल्फा पार्टिकल की जो रेज होंगी वो 99.9% सीधी अनडेविएटेड निकल जाएंगी, आगे निकल जाएंगी। देखिए ज्यादा से ज्यादा आप देख रहे होंगे लाइनें निकल गई हैं और कुछ लाइनें हैं जो इधर गई हैं, इधर गई हैं, इधर आई हैं। अभी बताएंगे क्यों है। तो देखिए 99.9% हमारी कुछ अल्फा पार्टिकल की रेस स्ट्रेट है, अनडेविएटेड है, डिफ्लेक्ट नहीं हुई है, डिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं इस चीज को अभी जे थॉमसन से कंपेयर करूंगा, ठीक है। फिर हमने देखा कुछ हमारा पॉजिटिव का जो पार्ट है, यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो कुछ हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट यहां से निकल के चला जा रहा है सीधा, पॉजिटिव पार्ट के हल्का सा बगल से निकल के, ये पॉजिटिव पार्ट है, यहां से जो रेज आ रही है हल्का सा इसको निकल के यहां से सीधी चली जा रही है। लेकिन कुछ पॉजिटिव पार्ट हमारा जो है, जो एकदम क्या कर रहा है, हल्का सा यूं लाके इसके ऊपर से एकदम और ज्यादा करीब लाके ऊपर डेविएट हो जा रहा है। देखिए ऊपर डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, यानी कि ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, ऊपर चला जा रहा है। अगर एकदम ही करीब से पॉजिटिव के पार्ट के पास से
इस पॉजिटिव वाले पार्ट के, यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला हमारे पास बना है ये वाला हिस्सा, पॉजिटिव वाले के अगर एकदम ही पास से गुजारेंगे हल्का सा तो वो कुछ ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा। और अगर उसके पॉजिटिव के नीचे से, पॉजिटिव वाला जो पार्ट है उसके हल्का सा और नीचे कर देंगे तो वो सीधी चली जाएगी, वो अनडेविएटेड होगी। और अगर हम अल्फा पार्टिकल यहां से गुजारे और एकदम एग्जैक्ट, ये मानिए पॉजिटिव वाला पार्ट है और ये जो लाइन गुजार रहे अल्फा पार्टिकल की, ये एग्जैक्ट आके अगर पॉजिटिव वाले पार्ट पे पड़ जाए तो क्या होगा, तो वो रिटर्न बैक आ जाएगी, रिटर्न बैक आ जाएगी, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ठीक है, डिफ्लेक्टेड हो जाएगी, वापस आ जाएगी। क्यों वापस आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट के ऊपर ही पड़ गई। तो देखिए यहां से हमने अल्फा पार्टिकल को निकाला था, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पड़ के यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, क्या हो, डिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज सोचने में ये आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये आ रहा है कि पॉजिटिव वाली पार्ट वाली जो जगह है वो बहुत ही छोटी जगह है। पॉजिटिव पार्ट वाली जो जगह है बहुत ही छोटी जगह है। उस छोटी सी जगह में अगर कोई रेस जा रही है तो वापस आ रही है हमारी, जो छोटी सी जगह है हमारी वापस आ रही है, यानी कि कुछ ही हमारी रेस वापस आ रही है, लेकिन पूरी की पूरी हमारी सीधी चली जा रही है, ठीक है, पूरी की पूरी सीधी चली जा रही है। और हमने दूसरी अगर देखा तो दूसरी अल्फा पार्टिकल को अगर पास से गुजारेंगे, एकदम ना ऊपर ना नीचे, एकदम हल्का सा मिला के हल्का सा हटा के, तो वो एकदम ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, लार्ज डिफ्लेक्शन, जिसको एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। तो ऐसा क्यों हुआ, तो यहां से रुदरफोर्ड ने दिमाग लगाया। रुदरफोर्ड ने कहा कि जे थॉमसन भाई साहब ने कहा था कि उनके मॉडल में, मैं आपको रफ करके, उनके मॉडल में क्या था, उनके मॉडल में था कि हमारा एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस निगेटिव 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 निगेटिव, और निगेटिव के पीछे जितना भी पोर्शन आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो रुदरफोर्ड के दिमाग में एक टन से एक बात लगी, कहने लगे अगर भाई साहब पूरे ही फैले होते पॉजिटिव पार्ट तो ये जितनी भी लाइनें हमारी जा रही हैं आगे वो जा ही ना पाती। तो यहाँ पे अगर ये रिटर्न बैक हो गई है, वापस आ गई है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही सा है, छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह है, इसीलिए तो ये एक ही लाइन वापस आई है। ज्यादातर हमने देखा है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन सीधी चली गई है। तो इससे यहां से पता चला कि हमारी जितनी लाइनें हैं वो स्ट्रेट ही जाएंगी, अगर जो सिर्फ पॉजिटिव वाले को टच करेंगी तो सिर्फ वही वापस आएंगी। और जे थॉमसन ने कहा था निगेटिव वाले पार्ट के पीछे जो प्लम पुडिंग वाला बताया था, जो पूरा व्हाइट पोर्शन होगा खीर का, तो वो पूरा पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव वाला पूरा हमारा होता तो सारी लाइनें सीधे जाने के बजाय वापस आती, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लाइनें वापस नहीं आ रही, ज्यादातर आगे चली जा रही। तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट हमारा ज्यादा नहीं है और लाइन हमारी अनडेविएटेड नहीं होगी, यानी कि हमारी डिफ्लेक्ट करके वापस नहीं आएंगी, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट लाइन में चली जाएंगी। तो यहाँ से रुदरफोर्ड ने कहा जो हमारी स्ट्रेट लाइन सीधी जा रही है वापस नहीं आ रही है, तो उसको एक नाम दिया न्यूक्लियस है। आप समझ में आया, उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस है। क्यों कहा, क्योंकि इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है इट वॉज एक्सपेक्टेड अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड फॉइल एटम। कुछ हमारी जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि अल्फा पार्टिकल में कुछ हमारी डिफ्लेक्ट होंगी, कुछ ऊपर जाएंगी, छोटा स्मॉल डिफ्लेक्शन है, ये ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन है, ये भी नहीं सोचा था कि ये भी हो सकता है, क्योंकि जे थॉमसन बता चुके हैं कि पॉजिटिव वाला पार्ट ज्यादा होता है। अगर ज्यादा होता तो ये जाती ही ना नीचे, और जाती ना तो वापस आ जाती। तो यहाँ पे तो ज्यादातर लाइनें वापस अंदर तक के पेनिट्रेट करती हुई चली जा रही, अंदर तक की स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो उसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन में सारे अल्फा पार्टिकल अंदर जा रहे हैं, तो रुदरफोर्ड ने उसको एक नाम दिया, न्यूक्लियस है। तो यहाँ से इन्हें रुदरफोर्ड मॉडल ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। किससे करी थी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करके। स्कैटरिंग किसकी की थी, अल्फा पार्टिकल की। ठीक, रुदरफोर्ड ने सोचा कि बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल होते हैं जो वापस आ रहे हैं, ठीक है। रुदरफोर्ड ने सोचा कि बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल होते हैं जो वापस आ रहे हैं, डेविएट होके पॉजिटिव वाली लाइन के ऊपर लड़ के वापस आ रहे हैं, टर्न बैक हो रहे हैं। और ये जो बैक हो रहे हैं आपके एनसीईआरटी में इसमें एक पॉइंट लिखा है, आप देखिएगा, उसमें लिखा है जो टर्न होके बैक आते हैं वो 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये देखिए
ये 180 डिग्री पर वापस आ रहे हैं। तो रुदरफोर्ड ने सोचा कि पॉजिटिव वाली पार्ट वाली जगह यानी कि बहुत ही छोटी है, एटम में पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे पूरी तरह फैले नहीं है। जे थॉमसन ने कहा था पूरे फैले हुए हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि फैले हुए नहीं है। अगर फैले हुए होते तो सारी की सारी लाइनें टकरा के वापस आती, लेकिन वापस नहीं आ रही थी। एक ही दो लाइनें आ रही थी, एक ही दोनों लाइनें डेविएट होके वापस आ रही थी 180 डिग्री का एंगल बना के। तब पता चला वहां पे छोटी सी जगह को किसने नाम दिया, छोटी सी जगह को अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने नाम दिया कि उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, उसमें बहुत सारे पैनल इधर एक इधर रेस गई हैं। अगर आप एक और भी डायग्राम देखेंगे बेटा, तो एक और भी मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा बना होता है, इसको पूरा रफ कर दे रहा हूं मैं। देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे हमारे पास ऐसे, ठीक है, ये पूरा ऐसे बना होगा और यहाँ पे बना होगा हमारे पास ये मेटल की फॉइल होगी और यहाँ पे एक सोर्स होगा हमारा जो अल्फा पार्टिकल जिसमें से निकलेंगे। अब जब अल्फा पार्टिकल को ये कौन सा बॉक्स है, लेड बॉक्स कहते हैं। लेड बॉक्स क्या होता है बताया था अभी हमने। तब ये इसके ऊपर पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद कुछ रेज हमारी सीधी जाएगी और कुछ इससे टकरा जाएगी। जो टकरा के वापस आएंगी तो उसको कहेंगे ज्यादातर चांसेस होंगे कि सीधी जाएगी। ये जो बेटा लगी है, ये जो लगी ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। क्या होती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन किसकी बनी होती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन वो होती है जब किसी भी कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल पड़ता है, भारी भरकम पार्टिकल जब भी किसी फ्लोरोसेंट स्क्रीन या मेटल की बोर्ड किसी के ऊपर पड़ता है तो उसमें से कुछ क्या निकलती है, हमारा ऑब्जर्वेशन कुछ पार्टिकल्स से क्या निकलती है, कुछ रेज निकलती है। अभी हम लोगों ने कैथोड में पढ़ा था। तो इसमें भी जब हम ये गोल्ड फॉइल है, ये क्या है, गोल्ड फॉइल है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये जो एटम्स हैं वो यहाँ पे ऐसा रखे होंगे, ठीक है, इसका ऐसा सोच मानिए, और यहाँ पे गोल्ड फॉइल लगा दी। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल को जब हमने पास करा, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन इसके अंदर गया। इसके अंदर जाने के बाद ये क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इसके अंदर घुसने के बाद कुछ हमारे पेनिट्रेट होके आगे निकल गए, कुछ हमारे रिटर्न बैक आ गए। तो जो रिटर्न बैक आए हैं तो उससे पता चला कि हमारे जे थॉमसन ने जो बताया था कि एटम में पूरे पॉजिटिव चार्ज फैले हैं अंदर की तरफ, वो हमारे पूरे तरीके से फैले नहीं है। अगर फैले होते तो ये वापस ना आते, ठीक है, ये अगर फैले होते तो ये कुछ वापस भी आए, ठीक है, यानी कि कुछ ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटी सी जगह है, उसको नाम दिया हम लोग ने, क्या हम लोग ने दिया है उसको नाम, यहाँ पे पूरा जो हम लोग के पास बना है न्यूक्लियस दिया है, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से भी डायग्राम देख लिएगा, ये लेड है, ये सारी चीजें, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, इसको नोट करिए फिर हम आगे इसके ऑब्जर्वेशन बताएं। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन आए, किसके ऑब्जर्वेशन है, रुदरफोर्ड के। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है आप अपनी एनसीईआरटी में देखना। जो अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं उसी को मैंने लिख के दिखा दिया, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अभी मैंने बताया कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को अगर हम पास करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। किससे पास करते हुए जाएंगे, पेनिट्रेट करते हुए किससे बाहर निकल जाएंगे, गोल्ड फॉइल में। और कैसी लाइन में जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। ज्यादातर स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। अभी डायग्राम मैंने अभी बनाया नहीं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, अभी पीछे वाला डायग्राम देख लेगा अभी जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोल्ड फॉइल को पास करके जा रहा होगा। पहला पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल को जब हम पास कर रहे थे गोल्ड फॉइल से तो कुछ हमारे सीधे निकले जा रहे थे और कुछ हमारे लड़ने के बाद एक पलट आ रहे थे। पलट आने का मतलब पलट नहीं थे, टर्न बैक वाला नहीं, कुछ अलग अलग स्मॉल एंगल बना रहे थे। कोई छोटा सा डिफ्लेक्शन कर रहा था, स्मॉल डिफ्लेक्शन, कोई लार्ज डिफ्लेक्शन कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ कुछ एंगल्स बन जा रहे थे। कोई 180 का एंगल बना रहा था, हमने आपको बताया था। तो वही चीज है कि अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने से गोल्ड फॉइल से पास कराने पर कुछ छोटे छोटे एंगल बना ले रहा था, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखा है, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ द एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर्ड रिबाउंड। इन्होंने कहा जब हमने पार्टिकल्स को देखा
कि पॉजिटिव वाली लाइन पर जैसे ही टकराया, पॉजिटिव वाली के ऊपर नहीं नीचे नहीं, एकदम पॉजिटिव वाली लाइन पे जब अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट टकराए तो वो वापस आए, और जो वापस आए वो कितने आए, वो इतने आए, इतने पार्टिकल्स दिखे हमें रीबाउंड करके। रीबाउंड का मतलब क्या होता है, रीबाउंड का मतलब होता है वापस आना। रीबाउंड का मतलब क्या होता है, वापस आना, वापस आना। ठीक है, ये हमारे ऑब्जर्वेशन कंप्लीट। ठीक है, अब आपका देखिएगा यहीं पे दूसरा ऑब्जर्वेशन लिखा है, फॉलोइंग सिमिलर रीजन। और भी बताइए सर, यही सारी जो चीजें बताइए और भी और तरीके से बता। देखिए इसमें देखिए आपकी ये भी बुक में लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। हमने बताया कि जो हमारा ये वाला पार्ट था एटम का, उसमें से कुछ पार्ट जो हमने कहा था यहाँ पे क्या है, इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। कुछ पार्ट हमारा जो यहाँ पे हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से रेज आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो हमने देखा यहाँ पे अगर जे थॉम्सन की अगर अकॉर्डिंग देखते तो उन्होंने कहा था पूरे पॉजिटिव चार्ज फैले हुए हैं, लेकिन रुदरफोर्ड के मॉडल है ये रुदरफोर्ड के मॉडल ने कहा जो हमारा ये पॉजिटिव पार्ट है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव पार्ट, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी तरीके से एटम में बिखरा नहीं है। कुछ जगह हमारी एटम के अंदर खाली है बिकॉज द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास, कुछ हमारे गोल्ड फॉइल से पास होके बाहर निकले जा रहे हैं, कोई छोटे छोटे एंगल बना ले रहे हैं, कोई रिटर्न बैक आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर पॉजिटिव पार्ट ज्यादा होता तो सब के सब वापस आते, लेकिन इसमें क्या होता था कि कुछ स्मॉल एंगल बनाते, कुछ लार्ज एंगल बनाते, कुछ सीधे निकले जाती, एक वापस आ रहा था। तो उससे ये पता चला कि पॉजिटिव पार्ट वाला जो होता है हमारा, पूरे पॉजिटिव पार्ट एटम में बिखरे नहीं है, कुछ जगह हमारी एम्प्टी है, खाली है, इसीलिए कुछ हमारी गोल्ड फॉइल से पास हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे शायद। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इसी का दूसरा पॉइंट, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइड वेरी लिटिल स्पेस। हमने कहा था यानी कि रुदरफोर्ड ने सोचा कि जो अंदर से जो अल्फा पार्टिकल पास हो रही है, पॉजिटिव पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो बहुत ही छोटी जगह में है, छोटी जगह में है। इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट पूरी तरीके से एटम में बिखरा नहीं है, कोई छोटी सी जगह में है। इसीलिए एक पार्टिकल जो था अल्फा का लड़ने के बाद वापस आ रहा था, सारे वापस नहीं आते। इसीलिए पता चले कि एक अल्फा पार्टिकल जो है हमारा एटम में, जो हमारे पॉजिटिव चार्ज थे वो बहुत ही छोटी जगह में थे, और जो छोटी जगह में थे रुदरफोर्ड ने अभी इसको नाम दिया था, न्यूक्लियस का नाम दिया था। अभी और बताइए, देखिए अभी और सुनिए, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 एंगल इंडिकेटिंग ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। अभी हमने बताया कि जब भी अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास होगा और पॉजिटिव वाली लाइन पर नहीं, पॉजिटिव वाले के ऊपर ही अगर स्ट्राइक कर दिया उसने, मान लिए, वो वापस आके कौन सा एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनाने का कुछ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था स्मॉल एंगल कुछ बनाए। अब स्मॉल एंगल कौन से बनाया उन्होंने, एक लार्ज भी बनाया। ये कौन सा था हमारा, 180 का बनाया, जो रिटर्न बैक वापस आया। ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। जो हमारा जो वॉल्यूम है, जितने भी हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका कंसंट्रेटेड वॉल्यूम बहुत ही कम अमाउंट में, इसीलिए कहा कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम अमाउंट में। एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। ठीक है, चलिए ये सारे पार्ट हो गए, ये वाला हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे बेटा हमने कुछ चीजें, यहाँ पे तीसरा पॉइंट वो लिखा नहीं, आ नहीं पाता, आप अपनी बुक में देख लेना। और यहाँ पे भी थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है, वो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, वैसे लिखना जरूरी था ये। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो रुदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कौन सा, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे बिखरेंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे क्या क्या चीजें इन्होंने कही। इन्होंने कहा, एक मिनट और सुन लो, इसको बताने से पहले एक चीज और सुन लिएगा, इसको बताने से पहले यहाँ पे एक चीज और सुन लिएगा। यहाँ पे एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया है एनसीईआरटी में कि अगर एक बच्चे को हम क्या करें, वॉल, दीवार के पास ऐसे का, मान लिया हम वो बच्चा है, वो चाइल्ड है, तो हम यहाँ पे खड़े होने के बाद हमने क्या कहा, यहाँ पे खड़े होने के बाद हमने उस बच्चे को यहाँ पे ऐसे खड़ा कर दिया, ये वॉल है हमारे पीछे, और उसके आंखों पर पट्टी बांध दी, या उससे कह दिया आंखें बंद कर लो। फिर सामने जो बंदा खड़ा होगा मेरे, वो वहां से स्टोन यानी कि पत्थर को हिट करेगा,
तो हम क्या करेंगे, हमें वो जो आवाज होगी सुनाई देगी कि हमारे एटम जो हमारा स्टोन है वो इस तरफ लड़ रहा है या इस तरफ लड़ रहा है, या 10 टाइम उसको रिपीट करके हमें सुनाई देगा कि हाँ कोई ना कोई वॉइस आ रही है। अगर हम यही एक्टिविटी को दूसरे बंदे पे ऐसे अप्लाई करें कि एक बंदे के आंखों पे पट्टी बांध दे, आंखों पे पट्टी बांधने के बाद उससे कहे हाथ में उसको एक लोहे का तार दे, बार्ब्ड वायर, देखिए आपकी जो उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में BARBED, बार्ब्ड वायर फेंस, FENCE, फेंस लिखा है। ये क्या होता है, ये एक तार होता है, कुछ ऐसा करके देख लीजिएगा, ऐसा कुछ तार होता है, ठीक है, ऐसा कुछ तार होता है, उसके ऊपर कीले निकली होती है। देखा होगा आपने कि जो बॉर्डर के पास जो तार निकले होते हैं, या कहीं कोई लिखा होता है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया यहाँ जाना मना है, तो उसमें लोहे के तार मुड़े होते हैं, उसमें कीले टाइप की निकली होती है, वो बार्ब्ड वायर फेंस होता है। अगर हम सुनिए, अब ये कहा हमने यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर उस बच्चे को हम आंखों पे पट्टी बांध दे, उसके हाथ में ऐसा तार दे दे और उसमें ईटा बांध दे और कहीं कस के हिट करो वॉल पे, तो वो हिट नहीं कर पाएगा, उससे गैप हो जाएगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, उससे एग्जैक्टली हिट नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे जो हमारे अभी हमने आपको बताया था इसमें कि एग्जैक्टली हमारे कुछ ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये एक बच्चे का छोटा सा एग्जांपल दिया है। अब ये वाला देखिए जो भी हम बताने वाले थे आपको, देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड न्यूक्लियस। ये पूरा लिखा हुआ है, ये पढ़ लिएगा। तो इसमें ये कहा गया है जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है हमारा कैसा होता है, सॉरी बच्चों थोड़ा सा वो गड़बड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं जो पॉजिटिव वाला चार्ज है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम, जो हमारा सेंटर में जो पॉजिटिव वाला चार्ज है, ठीक है, वो कैसा है हमारा, अभी सुनिएगा। पॉजिटिवली चार्ज है, उसको हमने न्यूक्लियस बोला, किसने बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था। अब और सुनिए, ये कह रहे हैं कि ये भी सुनिए कि जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ही हैवी है, यानी कि कुछ ना कुछ इसके अंदर हैवीनेस है। ऐसा इसमें क्या है जो ये पॉजिटिव चार्ज वाला, देयर इज समथिंग हैवी, जो बहुत ही हैवी है। अब देखिए जो हैवी का नाम आ रहा है, तो हैवी से ये समझिए कि इस पॉजिटिव वाले चार्ज में न्यूक्लियस आने वाला है, वो पहले ही हमें बता दिया था, यानी कि न्यूक्लियस भी है इसमें। तो उससे क्या पता चला सर, इससे ये पता चला कि जब हमने अल्फा पार्टिकल को पास किया था, तो अल्फा पार्टिकल का भी मास कितना था, 4 AMU था, एटॉमिक मास यूनिट। चार्ज उसका 2 था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 4 था, यानी कि अल्फा पार्टिकल भी भारी भरकम पार्टिकल है। जब पॉजिटिव वाले से अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव वाले से टकरा रहा है, तो टकराने के बाद कुछ एंगल्स बना रहा है और कुछ वापस भी आ रहा है, यानी कि इसका मास भी यहाँ पे पॉजिटिव वाले के अंदर ज्यादा है। ज्यादा किस वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन इसके अंदर कोई भारी चीज है, उस भारी चीज को साइंटिस्ट जो रदरफोर्ड थे पता लगाया, उन्होंने स्टडी करी, तो पता चला उसके अंदर न्यूक्लियस है। अगर ये हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट भारी ना होता तो पता कैसे चलता, और ये भी पार्ट हमारा भारी है, अल्फा पार्टिकल का मास 4 होता है, तो अल्फा पार्टिकल का मास और ये पॉजिटिव पार्ट, जब अल्फा पार्टिकल का चार्ज मास जब इस पॉजिटिव वाले से टकराया, टकराने के बाद वापस आ रहा है। देखिए कोई भी भारी भरकम चीज से टकराती है, कोई भी मान लीजिए, अगर मान लिया आप गाड़ी चला रहे हो, आपके सामने ट्रक आ जाए, ठीक है, आपके सामने ट्रक आ जाए, मान लो आप गाड़ी है, ठीक है, आप गाड़ी पे बाइक पे हो, और यहाँ से क्या है, ये मान लो आप बाइक है, ठीक है, ये मान लो बाइक है और ये ट्रक है। अब आप बाइक लेके यहाँ दौड़ाओगे, इसमें टकराओगे, तो यहाँ पे ट्रक वाले का मास ज्यादा है, यानी कि अल्फा पार्टिकल भी वापस आ रहे हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल भी वापस आ रहे हैं। और ऐसा मान लो कि अगर आपके पास ये जो ट्रक है, यहाँ पे इसके अगर इसको देखा जाए कंपेयर करके, ट्रक के अलावा अगर आप देखेंगे एक छोटा सा डाला टाइप का है, तो वो भी अगर देखें, मान इसको डाला समझ लीजिए, और ये आपका क्या है, ये आपका है, यहाँ पे ट्रक है, अगर वो उससे टकराएगा, टकराने के बाद तो इसका भी मास ज्यादा है, यानी कि ये भी वापस आ रहा है और इसका भी मास ज्यादा है, यानी कि अंदर कोई ना कोई भारी चीज है, और उस भारी चीज को कहा गया है न्यूक्लियस कहा गया। ये एक छोटा सा पॉइंट था बेटा, इसको नोट कर लिया। अब इनकी बात, हमारे पास जो इनके ड्रॉबैक्स आएंगे, ड्रॉबैक्स इसे कहते हैं जो जब फेल हो जाता है, यानी कि अब जे थॉमसन में भी कुछ फेलियर्स मॉडल आने वाले हैं। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन दिस सर्कुलर पाथ। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था
कि जे थॉमसन ने जो कहा था कि मेरे मॉडल जो एटम का जो मॉडल था उन्होंने कहा था सारे पार्ट पॉजिटिव पार्ट उसके अंदर भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे रुदरफोर्ड ने कहा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर नाच रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो जो नाचने वाली एनर्जी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऐसा सुनिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए बेटा, यहाँ पे हम आपको रफ करके मैं बता रहे कि हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल गोल घूमेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। तो इन्होंने क्या कहा था, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, एटम के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन जे थॉमसन ने क्या कहा था, जे थॉमसन ने कहा था जो हमारा एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। लेकिन इन्होंने बात ये क्यों कह दी, क्योंकि इसलिए की क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने से इनको पता चली। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से इन्होंने ये कैसे बताया कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गोल गोल नाचते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लीजिए ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। भैया निगेटिव चार्ज है और वो निगेटिव चार्ज खींचना भी चाहेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन को आपस में खींचेगा, आपस में मिलेगा और चार्ज खत्म हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा। तो चार्ज खत्म होने का मतलब यहाँ पे एक अट्रैक्शन हो रहा है, और ये किस फोर्स से खींच रहा है, ये जो खींच रहा है, तो ये प्रोटॉन इसको खींच रहा है, खींचने से दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद चार्ज खत्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये जब इसको खींच रहा है, ये जब इसको खींच रहा है तो ये जो है ऐसे नाचने लगेगा। यानी कि क्यों नाचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब कोई प्रोटॉन खींचेगा, मिलने से चार्ज खत्म होगा, तो इलेक्ट्रॉन उसको नाचने को सर्कुलर मोशन में बदल देगा। तो इलेक्ट्रॉन के जो खींचने पर प्रोटॉन के, तो सर्कुलर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने मोशन को सर्कुलर में ऐसे नाचने लगेगा, सर्कुलर मोशन में यूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगा अपने को सर्कुलर मोशन करेगा, क्या करेगा, गोल गोल नाचेगा, सर्कुलर मोशन में मूव करना चाहेगा। अब भैया सर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव करना चाहेगा तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हमारी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी और डायरेक्शन भी होगा। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें क्या होगा, जब वो नाचेगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन का मतलब होता है किसी चीज का चलना, इलेक्ट्रॉन चल रहे। जब एक्सीलरेशन होगा यहाँ पे बेटा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन घूम रहा है, जब एक्सीलरेशन होगा तो क्या होगा, जब एक्सीलरेशन लगेगा तो उसमें लगेगा फोर्स, घूमने के लिए फोर्स लगेगा, और वो फोर्स जो होती है हमारी कौन सी होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सर सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं, बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जैसे कि सोलर सिस्टम में, जैसे कि हमने बताया था कि इसको सोलर सिस्टम से भी डिनोटेड किया जाता है, इस वाले रुदरफोर्ड मॉडल को। बीच में सन है, इधर उधर प्लेनेट है। अब सन क्या कर रहा है, सारे प्लेनेट को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, लेकिन सारे प्लेनेट क्या है, वो उनसे चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से, वो कौन सा अट्रैक्शन होता है जिससे खींचता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इसको खींचना चाहेगा। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जब सन सारे प्लेनेट के अगल बगल होते हैं, जब सारे अगल बगल प्लेनेट जो होते हैं, हमारे सन बीच में होता है, अगल बगल प्लेनेट होते हैं, जब सन के पास ज्यादा एनर्जी खींचने की, तो वो जब खींचता है सारे प्लेनेट को, तो सारे प्लेनेट अपनी एनर्जी, अपनी जो मोशन होता है उसको सर्कुलर में गोल गोल नाचने में लगा देते हैं, और उससे क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा यानी कि कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स उसी को कहते हैं कि बीच में कोई पावरफुल कोई चीज हो, कोई पॉइंट हो, वो अपने अगल बगल की चीजों को नचा रहा हो, अपने किससे, फोर्स से, अपने एक्सेलरेशन से, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ऐसे ही समझ लो जैसे कि आपने एक धागा लिया, एक थ्रेड लिया, थ्रेड में ईटा बांधा, ईटा बांध के क्यों नचाओगे, उसको नचाने पर जो ईटा है आप उसको खींचना चाह रहे हो अपनी तरफ, लेकिन उसको नचा कैसे रहे हो, सर्कुलर मोशन में, और उस ईटे को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हो, लेकिन वो खींच नहीं रहा है। क्यों नहीं खींच रहा है उसमें, क्योंकि इसलिए नहीं खींच रहा क्योंकि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपनी तरफ खींचना चाह रहे हो, लेकिन वो फोर्स को सर्कुलर मोशन में इस्तेमाल करके खत्म कर दे रहा है, जिस वजह से आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी तरफ, सिर्फ वो नाचता रहेगा सर्कुलर मोशन से। तो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की मदद से रुदरफोर्ड ने ये सारी चीजें बताई हैं।
ठीक है। अब इनके ड्रॉबैक्स भी जो अभी हमने बताए थे, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। पहले इतना नोट कर लिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, ड्रॉबैक्स जो हम बताने जा रहे हैं आपको रुदरफोर्ड के, लेकिन रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स अभी क्यों बताएं आपको, क्योंकि इसलिए बेटा कि रुदरफोर्ड की पहले गलती पता होनी चाहिए। जैसे जे थॉमसन की गलती समझ में आई तो रुदरफोर्ड को पकड़ा गया वहां पे। रुदरफोर्ड ने कहा कि जे थॉमसन भाई साहब आपकी ये गलती है, ऐसे जैसा इसमें एटम, उसमें जो है हमारे पास क्या है, जैसे जॉन डाल्टन ने पकड़ा था कि एटम ही, उन्होंने कहा था कि एटम की बात नहीं तोड़ सकते, लेकिन जे थॉमसन ने पकड़ा, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी होंगे। फिर रुदरफोर्ड ने पकड़ा, रुदरफोर्ड ने कहा अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, एक भारी पार्टिकल है, ये रुदरफोर्ड ने पकड़ा। अब रुदरफोर्ड की गलती क्या है, तो पहले गलती को जो हमें यहाँ पे जो गलतियां ड्रॉबैक्स यानी कि फेल क्यों होने लगे थे, ड्रॉबैक यानी कि फेल क्यों होने लगे थे रुदरफोर्ड, तो फेल होने से पहले ये भी तो पता करें कि फेल क्यों हुए, क्या गलती थी। तो पहले गलती को पढ़ने के लिए हम लोग एक थ्योरी और पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं मैक्सवेल थ्योरी। आपकी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, रुदरफोर्ड के बाद नील्स बोहर दिया हुआ है, आपको मैक्सवेल बताना पड़ेगा, तभी इनके ड्रॉबैक्स पता चलेंगे। यानी कि गलतियां कहां से पता चली, मैक्सवेल ने बताई थी, मैक्सवेल के बाद नील बोहर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो इनकी गलतियों को बताने से पहले मैक्सवेल ने इनकी गलती निकाली थी। अब देखते हैं तो मैक्सवेल ने क्या बताई थी। देखिए यहाँ पे लिखा है एनी एसिड, देखिए मैक्सवेल थ्योरी है, मैक्सवेल ने रुदरफोर्ड के मॉडल को गलत बताया। जो क्या बताया था रुदरफोर्ड का मॉडल था, रुदरफोर्ड का मॉडल था एक हमारे पास एटम है, एटम के अंदर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैक्सवेल ने अब देखिए क्या कहा, सुनिएगा, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट रेडिएशन एंड लूज एनर्जी। कोई भी चार्ज, देखिए इमिट का मतलब होता है कोई चीज को रिलीज होना, ठीक है, रेडिएशन कह दो या एनर्जी कह दो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल होगा तो वो एक्सेलरेट होगा, चल रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एनर्जी अपनी लूज करेगा, और लूज करने के बाद क्या होगा, वो फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा। तो यही बात इनके मॉडल पे लगा दो। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, देखिए एक्सेलरेटेड पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल। अब वो एक्सेलरेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं, जब घूमेंगे तो उनके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, जब घूम रहे हैं तो उनके पास क्या होगा, घूमने की वजह से उनके अंदर की जो एनर्जी होगी वो घूम कैसे रहे, क्योंकि चार्ज है तो वेलोसिटी कुछ होगी, वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे तो उनके पास चार्ज होने की वजह से क्या होगा, अपनी एनर्जी को लूज भी तो करेंगे। ऐसा मानो आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, आप क्लास में बैठे हो, लंच वंच अच्छा करके बैठे हो, और एक बंदा और बैठा है वो लंच वंच नहीं किया, सुबह से पढ़े जा रहा है, तो ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, ज्यादा किसके पास एनर्जी होगी, आपके पास होगी। अगर आपको फिर से हम कहे कि आपको पूरे ग्राउंड में नचवा दे, आप दौड़ते रहो, एक टाइम बाद आप थक के गिर जाओगे, क्यों, क्योंकि आपके अंदर चार्ज एनर्जी खत्म हो गई है। वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पे ये मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी लगाई कि इलेक्ट्रॉन एक टाइम बाद चार्ज तो है, चार्ज होने के बाद वेलोसिटी चेंज हो तो रही है घूमने की वजह से, लेकिन एक टाइम बाद अपनी एनर्जी लूज भी तो कर देंगे, इमिट रेडिएशन एंड लूज एनर्जी। तो ये अपनी एनर्जी अगर लूज करेंगे तो लूज करने के बाद ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जब खींच लेगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चार्ज ही नहीं बचेगा। तो ये मॉडल गलत कर दिया है, किसने कहा, मैक्सवेल ने कहा, किसने कहा, मैक्सवेल ने कहा। और मैक्सवेल ने ये जो बताया है इसके 2 पॉइंट भी बताए थे, यहाँ पे क्या बताया था, इसके 2 पॉइंट, इसके 2 पॉइंट ऊपर लिखे। अब देखिए फेलियर किसका है, फेलियर रुदरफोर्ड का। पहले ये मैक्सवेल ने इनको गलत साबित करा, उसको गलत साबित करने के बाद मैक्सवेल ने रुदरफोर्ड के मॉडल को फेलियर, गलत साबित करके ये 2 पॉइंट मैक्सवेल ने दिए। क्या क्या दिए, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। भैया एटम स्टेबल होता है, और अगर हम एटम को अनस्टेबल कर देंगे तो वो हो ही नहीं सकता। एक पहली बात, एटम की स्टेबिलिटी, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर एक टाइम बाद एनर्जी खत्म हो गई तो ये न्यूक्लियस उसको खींच लेगा, एटम डिस्ट्रॉय, ये खींच लेगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम भी नहीं बचेगा। तो ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। दूसरा क्या है, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम,
ये पॉइंट जो है आप इस पे ज्यादा गौर न करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ये भी एक पॉइंट है, ये आप 11th में पढ़िएगा। ये इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बताया। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम बेटा वो होता है, ऐसे समझ लो जिसमें से 7 कलर निकलते हैं। जैसे देखा नहीं होगा VIBGYOR, 7 कलर, यानी कि ऐसा मान लो जैसे कि हमारे पास एक 7 कलर, ऐसा मान लो, ऐसा समझो कि ये हमारे पास कोई एक चीज है, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक डब्बा है, डब्बे के अंदर हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक व्हाइट लाइट दे रहे, यहाँ से कोई एक व्हाइट लाइट का सोर्स दिया, व्हाइट यानी कि व्हाइट लाइट को शायद मोनोक्रोमेटिक लाइट भी कहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। ये व्हाइट लाइट को ये स्पेक्ट्रम है हमारा, क्या है हमारा, ये स्पेक्ट्रम मान। इस व्हाइट लाइट को स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम वो होता है जिसके ऊपर लाइट पड़ने के बाद कई कलर निकले, ठीक है, स्पेक्ट्रम वो होता है, 7 बैंड ऑफ कलर। तो इन्होंने कहा स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कैसे? ये व्हाइट लाइट डब्बे में से अगर पास करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, यहां से क्या कर रहे हैं, ये व्हाइट लाइट पास हो रही है, यहां से व्हाइट लाइट, समझ लिया, ऐसा समझिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ऐसा समझिए, ये हमारे पास डब्बा है और यहाँ पे ये है, यहां से हमने स्पेक्ट्रम से लाइट मारी, ये कौन सी लाइट है, ये व्हाइट लाइट है हमारी, ठीक है, व्हाइट लाइट यहां से जैसे ही पास मारी तो इस डब्बे में बहुत सारे हमारे पास क्या है, मान ली कलर भरे हुए। अब इसके अंदर से इसके ऊपर जो पास हो रही है, ऐसे ऐसे करके, एक VIBGYOR, ये सारे 3 कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तो पढ़ा ही होगा ना छोटा छोटा। अब ये व्हाइट लाइट इसके अंदर से पड़ने के बाद कुछ कलर देने लगेगा। अब मान ले कुछ ऐसे कलर आएंगे, कभी ज्यादा व्हाइट दिखेगा, कभी ज्यादा वॉयलेट दिखेगा, कभी इंडिगो दिखेगा, कभी ज्यादा ब्लू दिखेगा। मतलब ज्यादातर कलर जो होंगे हमें, वो कभी ना कभी कोई ऐसे कलर दिखेंगे, कभी डार्क दिखेगा, कभी लाइट दिखेगा, कभी कोई लाइट दिखेगा, कभी ये लाइट दिखेगा तो कभी ये डार्क, कभी ये डार्क तो कभी ये लाइट, ऐसा समझिए। ये पॉइंट को भी ज्यादा मत पढ़िए, अभी 9th में इतना नहीं है, तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, स्टेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि स्टेबल होना चाहिए। यानी कि अब हमें रुदरफोर्ड के मॉडल में एक गड़बड़ी नजर ये आई कि एटम स्टेबल नहीं है। एटम क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी, लूज कर देगा, ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, खत्म, एटम खत्म, न्यूक्लियस खत्म पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स क्या है, जो कमियां आ रही थी। द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। जो सर्कुलर मोशन में हमारे इलेक्ट्रॉन थे वो हमारे स्टेबल नहीं थे। क्यों नहीं थे? अभी बताया, एनर्जी खत्म हो जाएगी। एनी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर होगा इस सर्कुलर मोशन में नाचेगा तो उसके पास क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। चार्ज होगा तो कोई मोशन होगा यानी कि एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी का मतलब लूज एनर्जी, रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी अगर रिलीज कर देगा तो खत्म हो जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अपनी क्या करेगा? अपनी एनर्जी को लूज कर देगा। लूज करने पे क्या होगा? ये न्यूक्लियस खींच लेगा एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। फिर ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। जब न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, इफ दिस वर सो एटम शुड हाईली अनस्टेबल। एटम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। जिस वजह से ये थ्योरी किसकी? अर्नेस्ट रुदरफोर्ड की फेल हो गई थी। और फेल करने वाला कौन था? मैक्सवेल थे। मैक्सवेल ने बताया था। और मैक्सवेल को अब और गलत साबित करने के लिए एक और भी भाई साहब आएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। उनका नाम है नील्स बोहर, ठीक है, नील्स बोहर नाम है। तो बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।